कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से पी नोट्स जारी करने वालों पर डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। सेबी ने यह प्रस्ताव दिया है कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को अलग से ऐसे एफपीआई रजिस्ट्रेशन के जरिए जारी किया जाएगा जहां पर किसी तरीके की प्रायोरिटी निवेश नहीं होगा। सर, क्यों किया सेबी ने ऐसा? आमतौर पर जो ओडीआई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑफशोर डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनमें कि पी नोट जारी किए जाते हैं, इनका इस्तेमाल हेज फंड्स करते हैं। इनका बाजारों में आमतौर पर इस्तेमाल हेज फंड के जरिए, निवेश के जरिए किया जाता है। भारत में इन इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो विदेशी निवेशकों के इस्तेमाल में आते हैं। तस्वीर बहुत साफ नहीं थी, तो कल सेबी ने कंसल्टेशन पेपर दिया है, एक प्रस्ताव चर्चा पत्र दिया है, और जिसमें ये कहा है कि जो एफपीआईज एग्जिस्टिंग ओडीआई इशू करते हैं उस प्रक्रिया को बंद किया जाएगा, और अब जो डेरिवेटिव्स जिनका इस्तेमाल हेजिंग के लिए किया जाता है उन्हें अलग से जारी किया जाएगा, उन्हें अलग से लिस्ट किया जाएगा। बाजार नियामक सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के लिए योग्यता शर्तों में ढील देने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस कदम का मकसद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की भागीदारी को मजबूत बनाना है। सेबी ने बेस सर्टिफिकेशन के रिन्यूअल, शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम नेटवर्थ, मिनिमम एक्सपोजर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सर, कैसे लागू किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट सेबी की बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनके जरिए बाजार में कई तरीके की ऐसी सूचनाएं जा रही हैं, इन्फ्लुएंस जा रहा है, जिनके जरिए लोग गलत फैसले लेते हैं, गलत स्टॉक्स खरीदते हैं, और इस पर सेबी लगातार सख्ती करती रही और नियम भी तय किए गए। पर अभी भी कई सारे ऐसे हिस्से थे जहां तस्वीर साफ नहीं थी, और अब जो सेबी अपना नया चर्चा पत्र लेकर आई है, इसमें जो ऐसे फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वास्तव में केवल इन्फ्लुएंसर्स हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है, उनको बिल्कुल अलग किया जाए, और जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जिनके पास कुछ योग्यताएं होने की ज़रूरत है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बनाई जाए। और इसलिए जो आईए है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और जो रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, इनके पंजीकरण की नई प्रक्रिया आएगी। तो अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए निवेश में आप जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड के निवेश में जुड़े हैं, तो ये ध्यान रखिए कि इस नई प्रक्रिया के बाद आप सही रिसर्च एनालिस्ट या सही इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र चुनें, और जो मौजूदा नियम हैं उन नियमों के हिसाब से इस नई व्यवस्था में शायद सेबी ये भी सुझाव देगी कि कौन सा रिसर्च एनालिस्ट और कौन सा रिसर्च एडवाइज़र किस तरीके के मॉडल पोर्टफोलियो सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि आमतौर पर इनसे लोग अपने निवेश के पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहते हैं। देश की स्टार्टअप कंपनियों के ग्रुप ने कंपटीशन कमीशन सीसीआई से दिग्गज टेक कंपनी गूगल की शिकायत की है। स्टार्टअप्स का आरोप है कि ऑनलाइन विज्ञापन के बाजार में गूगल की तरफ से प्रतिस्पर्धा खत्म करने वाले हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस वजह से स्टार्टअप कंपनियों को गूगल के बीच खींचतान बढ़ गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईफोन निर्माता एप्पल से उसके ऐप स्टोर से जुड़े प्रावधानों में प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन वाली जांच रिपोर्ट पर जवाब मांगा है। सीसीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये पाया है कि एप्पल ने बाजार में अपनी प्रभावशाली जो स्थिति है उसका दुरुपयोग किया है। सर, ये दोनों ही कंपनियों के पर एक सी शिकायतें दिख रही हैं। माहौल थोड़ा गूगल और एप्पल के खिलाफ पूरी दुनिया में बदल रहा है। अमेरिका में जिस तरीके जो फैसला आया, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और उसके बाद गूगल के बंटवारे की भी संभावना बनती दिख रही है। भारत में भी अब और दुनिया के अन्य बाजारों में भी गूगल और एप्पल के एकाधिकार को लेकर, चाहे वो प्ले स्टोर का एकाधिकार हो या सर्च का एकाधिकार हो, उसे लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एडीआईएफ का जो शिकायत सीसीआई के पास पहुंची है वो खासतौर पर ऐप डेवलपर्स को लेकर है, और ये पुरानी शिकायत है कि गूगल अपने प्ले स्टोर के जरिए ऐप डेवलपर्स के साथ भेदभाव करता है, उनके साथ तमाम तरीके की पाबंदियां लगाता है, पेमेंट सिस्टम्स में उनके साथ पक्षपात करता है, और उनके ऐप तक ट्रैफिक नहीं आने दिया जाता, उनके ऐप डाउनलोड्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। यानी प्ले स्टोर एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक ऐप स्टोर नहीं है। गूगल जिनको वरीयता देता है उन्हीं के साथ उन्हीं ऐप्स को गूगल के प्ले स्टोर पर प्रमुखता मिलती है रैंकिंग में और बाकी चीज़ों में। ठीक इसी तरीके की चुनौती अब एप्पल के साथ भी आई है। एप्पल को भी सीसीआई ने से शिकायत की गई है कि एप्पल भी अपने मार्केट डोमिनेंस का इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में आईफोन्स की बिक्री हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ी है, और जो प्रीमियम मार्केट है, जो आमतौर पर ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करता है, वो लोग जो कि एप्पल का फ़ोन रखते हैं और मोबाइल पर हाई स्पीड वाले प्लान लेते हैं, वही ऐप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस बाजार में एप्पल की डोमिनेंस है, एप्पल का एकाधिकार है, तो इसलिए वहाँ भी ऐप को डाउनलोड करने के नियमों में, ऐप की व्यवस्था में एप्पल अपना एकाधिकार रख रहा है। तो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में अब मोबाइल एप्लीकेशन के बाजार में दोनों के मामले सीसीआई के पास पहुँच गए हैं। सर, अभी अमेरिका में एक जो ताज़ा फैसला आया उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो कैसे समझा जा सकता है? माना यह जा रहा है कि शायद भारतीय प्रतिस्पर्धा नियामक भी इस पर कोई फैसला करेगा। हालांकि इससे पहले गूगल पर जुर्माने लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब
गूगल की सर्च मोनोपोली, इससे पहले प्ले स्टोर के मोनोपोली पर सवाल थे, गूगल की सर्च मोनोपोली को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठे हैं और अमेरिका का काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कहा गया कि गूगल एक इलीगल मोनोपोली है, उसका असर भारत में भी कंपटीशन कमीशन के आने वाले फैसले पर पड़ सकता है। और इसलिए ये दोनों मामले, प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से जुड़े हुए दोनों मामले आने वाले समय में निगाहों में रहेंगे, क्योंकि इनसे पता चलेगा कि भारत के कंपटीशन कमीशन की का नज़रिया इन बड़ी जो टेक मोनोपोलीज़ हैं या टेक डुओपोलीज़ हैं उनके बारे में क्या है।